एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल। चैप्टर चल रहा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे पहले हम 2 वीडियोस और कवर कर चुके हैं इस चैप्टर की, और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पिछली वीडियोस में हमारी बात हुई थी कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पाइसम सैटाइवम पर रिसर्च शुरू की थी 1856 में, जो कि 1863 तक 7 साल तक इन्होंने इस प्लांट के ऊपर रिसर्च की। इन्होंने अपना पेपर पब्लिश होने के लिए दिया एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन बर्न, जो कि 1866 में पब्लिश हुआ, बट ही वॉज रिमेन अननोटिस अंटिल 1900। और फिर 1900 3 साइंटिस्ट ने वही बात कही जो कि मेंडल ने कही थी, जिसकी वजह से फिर इनको अब फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। मेंडल के रिजल्ट्स की एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी यही थी कि उन्होंने हज़ारों पी प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया था, जिससे कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने कराए थे, डायहाइब्रिड क्रॉस भी कराए थे मेंडल ने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उन्होंने ये 2 रूल्स उन्होंने फाइनल किए, जिनको कि नाम दिया गया बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। आपको क्रॉस बना के दिखाया गया था कि एक टॉल प्लांट को जब ड्रॉ प्लांट से क्रॉस कराया था, अफ्रीन जनरेशन के अंदर सारे प्लांट टॉल होते हैं। तो इसका मतलब टॉल वाला जो एलील है वो डोमिनेंट है और डॉफ वाला एलील उसके सामने रेसेसिव है। लेकिन जब इस F1 हाइब्रिड के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो प्लांट टॉल भी मिलते हैं और ड्रॉफ भी मिलते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में एनसीईआरटी में 2-3 बहुत खूबसूरत से पॉइंट लिखे हुए हैं, जिस पर कि एनसीईआरटी से लगातार सवाल आ रहे हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमारी ये बात समझ में आती है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर्स जो है वो डिस्क्रीट यूनिट यानी सेपरेट यूनिट से कंट्रोल होते हैं, जो कहलाते हैं फैक्टर्स, जिन्हें आज के ज़माने में जीन बोला जाता है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि कैरेक्टर, ये जो फैक्टर्स हैं दे आर ऑलवेज इन पेयर, ये आपको हमेशा पेयर में ही मिलेंगे। और अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, यानी कि कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो उसमें से एक फैक्टर यानी एक एलील डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव। एक बहुत शानदार सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक टॉल प्लांट को डॉफ प्लांट से क्रॉस कराया जाता है, तो F2 जनरेशन में आपको दोनों ही टाइप के प्लांट मिलते हैं, टॉल और ड्वार्फ, इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसे हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आपको आंसर लगाना लॉ ऑफ डोमिनेंस, एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है। बच्चा अक्सर ही समझता है कि इसका आंसर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होना चाहिए, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का इससे मिलता जुलता सवाल है कि अगर वो ये बोलता है कि F1 टॉल प्लांट अगर दोनों तरीके के प्लांट बनाता है, F1 टॉल प्लांट अगर दोनों तरीके के प्लांट बनाता है, टॉल और ड्वार्फ, तो ये किसकी वजह से? तब आपको आंसर लगाना होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये सवाल है एक टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया जाता है, तो F1 जनरेशन सारे प्लांट टॉल और F2 जनरेशन के अंदर टॉल और ड्वार्फ दोनों ही प्लांट इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये किस वजह से? तो आप बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है ना। फैक्टर्स अगर इन पेयर्स, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव। एक बार कंपटीशन में तीनों ही लाइन लिख कर आई थी, डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, और पूछा गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस से इनमें से कौन कौन सी बातें पता चलती हैं, आपको आंसर लगाना था ऑल ऑफ दीज। आगे लिखा हुआ था लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1। लॉ ऑफ डोमिनेंस के जरिए ही आप ये बात प्रूव कर सकते हैं कि F1 के अंदर कोई एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होता। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2, और F2 जनरेशन में आपको दोनों ही फैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2। तो ये यहाँ से एक बहुत बेहतरीन सवाल बनता है नीट एग्जाम में कि F2 जनरेशन में प्लांट 3:1 के रेशियो में मिलते हैं, ये किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? आप आंसर लगाएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन नहीं लगाना। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स ही बोला जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स ही बोला जाता है। और इससे एक सवाल भी बना था कि गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, ये किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? आप बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या फिर इस तरीके से सवाल बनता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा था, ये F1 हाइब्रिड है, कैपिटल डी स्मॉल टी। तो जब ये अपने गैमीट बनाएगा तो एक गैमीट में कोई एक ही एलील जाएगा, या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी ने कैसे समझाया है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इस लॉ से समझ में आता है कि एलील ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग शो नहीं करते, मतलब ये साथ साथ तो हैं लेकिन मिक्स नहीं होंगे। अगर इनको गैमीट बनाने का मौका मिलेगा तो हर एक गैमीट के पास इनमें से एक ही एलील जाएगा। उसकी वजह भी ये है कि असल में जितने भी प्लांट्स हैं ज़्यादातर जिन्हें हम पढ़ते हैं, सब के सब डिप्लॉयड हैं। तो डिप्लॉयड है तो उनके पास हर क्रोमोसोम का जोड़ा है,
तो अगर एक एलील इसके ऊपर मौजूद होगा तो एक एलील इसके ऊपर मौजूद होगा, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एक इधर आ जाएगा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए क्योंकि एलील अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद है, डिप्लॉयड ऑर्गेन्स के बाद हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती, एक इधर चला जाता और एक इधर चला जाता, क्योंकि गैमीट्स तो हमेशा हैप्लॉयड ही बनते हैं, है ना। ब्लेंडिंग एंड दैट द बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन दोनों ही कैरेक्टर टॉल और डॉर रिकवर हो जाते हैं। दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 स्टेज, जैसे कि F1 स्टेज में हालांकि उनमें से दोनों कैरेक्टर नजर नहीं आ रहे थे। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि F1 टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन, ये किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? अगर एक जनरल बातचीत हो रही है तो आंसर लगाएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और अगर बोला जाता है कि इन द रेशियो ऑफ 3:1 ये किस वजह से मिलते हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप आंसर लगाएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील, जबकि पेरेंट्स के बाद दोनों ही एलील थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील्स या फिर फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, सच दैट द गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर, और गैमीट में इन दोनों में से कोई एक ही फैक्टर आ पाता है। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमीट्स, प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर। होमोजाइगस प्लांट अगर है तो वो सारे के सारे गैमेट सिमिलर बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्योर टॉल प्लांट है तो उसके गैमीट्स के अंदर तो केवल टॉल वाले जीन होंगे, और प्योर डॉर्फ प्लांट है तो उसके गैमीट्स में केवल डॉर्फ वाले जीन होंगे। इन दोनों को जब आप क्रॉस कराएंगे तो ये जो F1 वाला है इसके अंदर टॉल और डॉर्फ वाले दोनों जीन मौजूद होंगे, लेकिन कैपिटल टी वाला जो एलील है वो डोमिनेंट है, इसलिए देखने में टॉल लगता है। लेकिन जब आप इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, इसको आप इसी से ही क्रॉस करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे, तो F2 जनरेशन में आपको प्लांट दोनों तरीके मिलेंगे, टॉल भी मिलेंगे, डॉर्फ भी मिलेंगे, इन द रेशियो ऑफ 3:1। याद आ रही है वाली बात आपको? वही बात यहाँ पर जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सीखी थी, वही एनसीईआरटी बताई जा रही है। ऑफ कोर्स होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमीट दैट आर सिमिलर टू ईच अदर, इसकी बात चल रही है। वाइल हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ गैमीट, हेटेरोजाइगस 2 तरह गैमीट बनाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया, ईच हैविंग 1 एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, और हर एक के अंदर आपको एक ही एलील नजर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में इन्होंने फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक मॉडिफिकेशन सुनाया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जैसे मेंडल के हिसाब से तो F1 हाइब्रिड के अंदर आपको कोई एक ही पेरेंट का कैरेक्टर नजर आएगा, जैसे टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराते हैं तो आपको F1 जनरेशन प्लांट टॉल ही नजर आएंगे। फिर आगे दूसरे साइंटिस्ट ने पता किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि F1 हाइब्रिड में कोई एक ही पेरेंट नजर आए, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि F1 हाइब्रिड इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पेरेंट, और ये चीज़ कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को अगर आपसे सवाल ही ये पूछ लिया जाए कि अगर F1 हाइब्रिड इज़ अ मिक्सचर, F1 hybrid is a mixture of both the parents, तो ये क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे ये कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर पहला सवाल जो कंपटीशन के लिए आपको याद करना है वो है इसकी एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट समझ में आए ना आए वो तो बात की बात है, आप सबसे पहले एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कंपटीशन में एग्जाम्पल से सवाल आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले देखा गया था मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में, कार्ल कॉरेंस ने देखा था, जिनके बारे में शुरुआत में भी हमारी बात भी हुई थी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की पहली एग्जाम्पल आपको याद करनी, मैं इधर ही लिख देता हूँ, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, और 4 o'clock प्लांट। दूसरी एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी में ही दे रखी है, जिससे कि कंपटीशन सवाल आता है, स्नैपड्रैगन, इसका दूसरा नाम है एंटीरहैनम मेजस, और तीसरा नाम है इसका डॉग फ्लावर। तीनों ही नाम कंपटीशन में आ चुके हैं। तो पहली एग्जाम्पल आपको इसमें याद करनी है मिराबिलिस जलापा, क्योंकि इसी में सबसे पहले देखा गया था। दूसरी एग्जाम्पल एनसीईआरटी से याद करनी है स्नैपड्रैगन, एंटीरहैनम मेजस या डॉग फ्लावर। तीसरी एग्जाम्पल आपको याद करनी है स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट, यानी मटर के दाने का साइज। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे उसमें उसने पी सीड जो था उसका शेप लिया था और उसका कलर लिया था, राउंड एंड येलो सीड, है ना, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। उसमें उसने उसकी बात नहीं की थी उसके शेप की, शेप जो है उसका वो बड़ा साइज है, बीच का साइज है, छोटा साइज है, क्योंकि वहाँ पर तीनों साइज मिल जाते हैं, मटर के दाने का साइज बड़ा भी है, बीच का भी है, छोटा भी है, तो 3 जगह चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल में जाता है। तो तीसरी एग्जाम्पल जो आपको याद करनी है यहाँ पर, जिसका नीट एग्जाम में सवाल भी आ चुका, हम आगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, वह स्टार्च ग्रेन साइज इन
पी प्लांट। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको याद करनी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड। एक तो मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, दूसरा स्नैपड्रैगन एंटीहाइनम मेजस और डॉग फ्लावर, और तीसरा स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट। मैं बता रहा हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरे नंबर पर उसकी डेफिनेशन क्या है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि अगर F1 हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पेरेंट तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि इन्होंने स्नैपड्रैगन को लेकर बताया कि इसके फ्लावर जो है वाइट कलर के भी होते हैं और रेड कलर के भी होते हैं। यहाँ पर ले लिया उन्होंने इसका एक रेड फ्लावर वाला प्लांट और एक ले लिया इसका व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट। जैसे नॉर्मल बातचीत में ऐसा लगता है कि रेड वाला डोमिनेंट होगा, जैसे पी प्लांट के अंदर वायलेट कलर वाला फ्लावर डोमिनेंट था वाइट के ऊपर। जब रेड वाले फ्लावर वाले प्लांट को वाइट वाले के साथ क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आया वो था पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर पे पिंक, यानी कि दोनों का मिक्सचर हो गया। यहाँ पर है ये इसका कलर पिंक, ठीक है ना। और जब इस F1 हाइब्रिड को सेल्फ कराया गया तो प्लांट मिले रेड, फ्लावर मिले रेड, पिंक और वाइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको वहाँ पर याद होगा कि जब हम टॉल प्लांट वाला बनाते थे तो उसको दोनों टी कैपिटल, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार और स्मॉल टी। ऐसी आर वाले केस में होगा दोनों आर कैपिटल या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यही रिजल्ट आएगा F2 में। ये वाले तो हो जाते थे प्योर रेड, ये वाले दोनों हो जाते थे पिंक और ये वाला हो जाता था वाइट। अब अगर ये देखा जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम ही है, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, लेकिन अब की बात फिनोटाइपिक रेशियो भी यही है क्योंकि एक रेड, पिंक और वाइट 1:2:1। तो यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू द जीनोटाइपिक रेशियो, दैट इज 1:2:1। क्या बात समझ में आई? देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे समझाया गया। When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, जब दूसरे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च की गई सेम जो पी प्लांट में की गई थी, it was found that sometimes F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया कि F1 की जो फिनोटाइप वो दोनों पेरेंट को रिजेंबल नहीं करती, जैसे कि यहाँ पर पिंक फ्लावर आ गए थे जबकि पेरेंट के पास रेड और व्हाइट फ्लावर थे। The inheritance of flower color in the dog flowers का नाम Snapdragon Antihaim majors is a good example to understand incomplete dominance in a cross between true breeding red flower, ट्रू ब्रीडिंग रेड वाला दोनों कैपिटल आर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर दोनों स्मॉल आर। F1 वाला कैपिटल आर स्मॉल आर है यानी कि पिंक। व्हेन द F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड, F2 के अंदर आपको मिले दोनों आर कैपिटल वाले 1 और 2 मिले आपको कैपिटल आर स्मॉल आर वाले यानी पिंक और एक मिला स्मॉल आर यानी कि वाइट। Here the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross। जीनोटाइपिक रेशियो तो वही है जो मेंडल वाले केस में भी था, बट द फिनोटाइपिक रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1 dominant recessive ratio। What happened was that R was completely dominant over small r and this made it possible to distinguish capital S as pink, capital R small r। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इधर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम ही रहता है 1:2:1, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो। जो नॉर्मली फिनोटाइपिक रेशियो आपको 3:1 मिलता है, यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो आपको 1:2:1 ही मिलेगा, क्योंकि अगर कैपिटल आर स्मॉल आर साथ साथ होते हैं तो उसमें अब की बार कैपिटल आर वाला एलील डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर दोनों की चलेगी है दोनों एलील की, तो इसलिए जो एक्सप्रेशन आएगा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वो दोनों का मिक्सचर आएगा, इसलिए फ्लावर हो जाएगा पिंक कलर का। अब यहाँ पर इन्होंने समझाया है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। एक बहुत शानदार टॉपिक यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है। अक्सर बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में जो पैराग्राफ में लास्ट में लाइन समअप की गई उसे पूछने के लिए आते हैं, तो आप इस वाले टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझें क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से भी सवाल आया नहीं है। अगर एक सवाल नया बना जेनेटिक्स में तो वो इस वाले पैराग्राफ से इस साल नीट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक्चुअल में डोमिनेंस से मतलब क्या है। इन्होंने बताया कि जैसे आप मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एलील है और असल में जीन का मतलब क्या होता है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जिसकी वजह से कोई एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है। जैसे कोई भी कैरेक्टर है, उसका कलर है, फ्लावर का शेप है, किसी भी चीज़ का सीड का शेप है। सपोज कोई एक जीन है, कोई एक एलील है और उसकी वजह से कोई एक एंजाइम बना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस एंजाइम की वजह से कोई एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा होता है कि सपोज उस जीन के अंदर, उस एलील के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है और जो मॉडिफाइड एलील है वो भी सपोज एंजाइम बना रहा है, लेकिन सपोज जो ओरिजिनल वाला एंजाइम था वो तो बना रहा था सपोज 100 सबस्ट्रेट को 100 प्रोडक्ट में चेंज कर रहा था, और जो मॉडिफाइड फॉर्म है सपोज वो 10 ही सबस्ट्रेट को 10 प्रोडक्ट में चेंज कर पा रही है। लेकिन जेनेटिक्स में ये बात इंपॉर्टेंट है कि वही सेम फिनोटाइप बन रही है नहीं बन रही, ज़्यादा अमाउंट में बने कम अमाउंट में बने उससे कोई मसला नहीं। तो इन्हें बताया कि अगर वो जो नॉर्मल वाला जीन था अगर वो मॉडिफाई हो जाता है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो जो मॉडिफाइड एलील है, जो मॉडिफाइड जीन है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर रहा है लेकिन उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर रहा, लेकिन सपोज कर रहा है। जो नॉर्मल वाला जीन था वो 100 सबस्ट्रेट को 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा था,
एंजाइम के जरिए, और यहाँ जो नया मॉडिफाइड एलील से मॉडिफाइड एंजाइम बना है वो 10 को ही कन्वर्ट कर पा रहा है। दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, मतलब एंजाइम तो बन रहा है, जीन में मॉडिफिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये पता है आपको, ठीक है ना, आप सीख लें आगे क्लासेस के अंदर। अब वो सपोज नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, अगर एंजाइम ही नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट तो बन नहीं पाएगा। या सपोज इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हो गई जीन के अंदर कि अब की बार एंजाइम ही नहीं बना, प्रोटीन ही नहीं बन पा रहा, तो 3 ऑप्शन है, या तो नॉर्मल मतलब कि लेस एफिशिएंट एंजाइम जो हम नॉर्मली कंसिडर करेंगे, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम, या फिर नो एंजाइम एट ऑल। तो इन्होंने कहा इन तीनों ऑप्शंस में जो पहला वाला केस है जिसमें कि प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन लेस एफिशिएंसी के साथ बन रहा है, तो उस मॉडिफाइड एलील को आप इक्विवेलेंट मान लेंगे डोमिनेंट एलील के, मतलब अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट मान लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है। अब वो जो दूसरा केस है जिसमें मॉडिफाइड एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या एंजाइम नहीं बना पा रहा है, इस केस में जो मॉडिफाइड एलील है उसे आप बोलेंगे रेसेसिव एलील। आई बात समझ में? नहीं, दोबारा सुनिए। मैंने कहा सपोज कोई एक एलील है जैसे कैपिटल टी है, उसकी वजह से कोई एक एंजाइम बन रहा है, वो एंजाइम किसी एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, ये एक नॉर्मल वाला अनमॉडिफाइड एलील था। सपोज किसी भी वजह से उस एलील में उस जीन में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, उस मॉडिफिकेशन के रिजल्ट में होता ये है कि अब जो उससे एंजाइम बन रहा है वो काम तो वही कर रहा है लेकिन कम एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो एंजाइम तो नॉर्मल लेकिन लेस एफिशिएंट है। हो सकता है कि एंजाइम तो बन रहा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है इतनी गड़बड़ी हो चुकी कि एंजाइम ही नहीं बन रहा। तो अब आपको ये बताना है कि वो जो मॉडिफाइड एलील है उसे हम डोमिनेंट कब बोलेंगे और रेसेसिव कब बोलेंगे। तो अब अगर ऐसा होता है कि मॉडिफाइड एलील जो है जिस जीन में गड़बड़ी हुई है वो गड़बड़ी इस लेवल की है कि उससे नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम ही नहीं बन पा रहा, तो जाहिर सी बात है फिर फिनोटाइपिक इफेक्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम वाला केस, तो उस मॉडिफाइड एलील को आप बोलेंगे रेसेसिव एलील, रेसेसिव एलील। और वो जो दूसरा केस है जिसमें कि अनमॉडिफाइड एलील था उसे हम मानेंगे डोमिनेंट एलील। और पहला केस जो था जिसमें कि हमने बोला था कि वो एंजाइम तो नॉर्मल बन रहा है लेकिन लेस एफिशिएंट बन रहा है, ये वाला मॉडिफाइड एलील जो है इसको आप अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट मानेंगे। मैं एक बार रीडिंग लगा के बताता हूँ, शायद बात आपको समझ में आ जाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? डोमिनेंस होता क्या है? वाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव? कुछ एलील डोमिनेंट के होते हैं, कुछ एलील रेसेसिव के होते हैं। तो वो वाले डोमिनेंट होंगे जो कि अनमॉडिफाइड एलील वाले, यानी जो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बना रहे हैं। अब अगर जीन में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल एंजाइम है या फिर एंजाइम ही नहीं बन पा रहा, नो एंजाइम एट ऑल, तो फिर आप ऐसे मॉडिफाइड एलील को आप रेसेसिव एलील बोलेंगे। टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। वो बता रहे हैं पहले जीन क्या करता है। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर एक जीन के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, जैसे कि कलर हमारा गोरा होता है या सांवला होता है, आंखों कलर हमारा ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, या फिर ईयर लोब फ्री होते हैं या फ्यूज होते हैं, करली हेयर होते हैं, स्ट्रेट हेयर होते हैं, हाइट हमारी, वेट, ये सब चीज़ें जीन से कंट्रोल हो रही हैं। मतलब जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक जीन की 2 कॉपी होती है, इसलिए कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं, तभी तो डिप्लॉयड है ना। अगर क्रोमोसोम जोड़े में हो तो डिप्लॉयड कहलाते हैं। तो सपोज एक जीन यहाँ पर होगा और वही सेम पोजीशन पर दूसरा जीन यहाँ पर होगा। अब ऐसा हो सकता है कि दूसरा जीन बिल्कुल सेम हो, यह हो सकता है वो स्मॉल टी हो। तो अगर दोनों जीन सेम होंगे तो हम उसे बोल देंगे होमोजाइगस, और अगर जीन डिफरेंट होंगे तो उस कंडीशन में बोल देंगे हेट्रोजाइगस। उन्होंने बताया कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक जीन की 2 कॉपी होती हैं एज अ पेयर ऑफ एलील। नाउ दीज 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस इट हैज़ अंडरगोन। उनमें से कोई एक तब्दील भी हो सकता है किसी भी वजह से, अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन म्यूटेशन वगैरह की वजह से। आगे टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि अगर जीन में, डीएनए में, क्रोमोसोम में, जीनोम में कुछ तब्दीली आ जाती है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। उसका आप इसको आगे पढ़ेंगे। विच मॉडिफाइज द इन्फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन, जिसकी वजह से उस एलील के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है मॉडिफाई हो जाती है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल को ये बात को समझाने की कोशिश की है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। जीन से जो एंजाइम बना, जीन से एंजाइम का क्या मतलब है? जीन से एंजाइम का मतलब ये, आप इसको भी सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज ये डीएनए है, ये डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो कि सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है, उससे बनता है आरएनए। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो अब धीरे धीरे आप ये समझ जाएंगे। अगले चैप्टर के अंदर डीएनए से बनता है आरएनए, फिर ये आरएनए चला जाता है राइबोसोम के पास, मैसेंजर आरएनए ये, और फिर राइबोसोम के ऊपर बनता है प्रोटीन। और आप ये बात जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और ये प्रोटीन किसी एक एंजाइम की तरह भी काम करता है।
तो डीएनए का वो पार्ट जो कि बनाता है एक प्रोटीन वही कहलाता है जीन। स्ट्रक्चरल जीन इसे बोलते हैं, आगे क्लास में और इसे डिटेल में सुनेंगे। लेट अस कहाँ बात चली थी हमारे, अच्छा यहाँ थे हम। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। एक जीन की एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम बना रहा है, उसका सीक्वेंस रहेगा डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। वो जो जीन है सपोज उसकी 2 कॉपीज हैं, है ना, जैसे कि आपने ये सुना था ना हाइट वाला जीन जो था पी प्लांट के अंदर, उसकी भी तो 2 कॉपीज थी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने कहा कि कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे प्लांट भी ज़्यादा डिप्लॉयड होते हैं उनके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक जीन एलील की कॉपी इस पर होगी और एक इसके ऊपर होगी, तो बहुत ज़्यादा भी अगर हुआ तो यही तो होगा ना कि दोनों कॉपी अलग अलग होंगी। तो किसी भी जीन की नॉर्मली 2 ही कॉपी होती है जिन्हें हम एलील कह देते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ जीन आर नोन एज एलील, है ना। लेट अस एज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस नॉर्मल एंजाइम। फिर उन्होंने आगे बताया कि जो 2 कॉपीज हैं उसमें से जो नॉर्मल वाला एलील है उसने एक नॉर्मल एंजाइम बनाया दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो कि किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को चेंज कर दे रहा है। जैसे इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने सुना कि जो माल्टोज है उसे तोड़ने वाला एंजाइम माल्टेज है ना, जब फिर 2 ग्लूकोज बन जाते हैं, तो किसी भी एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ये जो एंजाइम ही होते हैं प्रोटीन, इन्हें बनाने के लिए चाहिए एक जीन। अब क्योंकि जीन क्रोमोसोम पर होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गन के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इधर वाला क्रोमोसोम का जो जीन हो और इधर वाले क्रोमोसोम के जीन में थोड़ा डिफरेंस हो, मतलब एक नॉर्मल वाला है और वक्त के साथ साथ उसके अंदर कुछ म्यूटेशन हुआ, तब्दीली और एक मॉडिफाइड एलील बन गया। तो पहले वो नॉर्मल वाले की बात कर रहे हैं कि जो अनमॉडिफाइड एलील है, जो नॉर्मल एलील है, सपोज उसकी वजह से जो नॉर्मल एंजाइम बन रहा है वो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, ठीक है। थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, अब फिर वो आगे बता रहे हैं कि वो जो एलील तब्दील हुआ है, जो मॉडिफाइड एलील है, उसकी वजह से क्या हो सकता है। तीनों इन्होंने कंडीशन ले ली कि नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा। मतलब एंजाइम तो बन रहा है, नॉर्मल एंजाइम ही आप उसे कहेंगे, लेकिन लेस एफिशिएंट है। लेस एफिशिएंट इस सेंस में कि जैसे जो नॉर्मल वाला एंजाइम था वो तो सपोज 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा था 1 सेकंड में, ये वाला सपोज 10 को ही चेंज कर पाया, लेकिन कर तो रहा है ना सेम काम, भले ही स्पीड कम लेकिन काम तो वही वाला कर रहा है सेम। तो इस लेस एफिशिएंट एंजाइम को भी आप नॉर्मल एंजाइम कंसीडर करेंगे, हालांकि ये मॉडिफाइड एलील से बन रहा है। दूसरा, नॉन फंक्शनल एंजाइम अगर बन रहा है, मतलब एंजाइम तो बन रहा है लेकिन वो किसी काम का नहीं। तीसरा, इतनी गड़बड़ी हो चुकी है कि अब की बार अब एंजाइम ही नहीं बन पा रहा। तो मॉडिफाइड एलील जो है, जो ओरिजिनल वाले जीन से चेंज होने की वजह से बना है, उसकी 3 बातें हो सकती हैं कि उससे हो सकता है कि नॉर्मली लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा हो, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा हो, या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा हो। इन दोनों केस में जिसमें कि नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम नहीं बन रहा है, इस केस में जो मॉडिफाइड एलील है उसे आप बोल देंगे रेसेसिव। क्या बोल देंगे आप उसे, रेसेसिव एलील। और वो जो नॉर्मल वाला एलील है इसे बोला जाएगा डोमिनेंट एलील। नॉर्मल वाला एलील को क्या बोला जाएगा, डोमिनेंट एलील। और वो मॉडिफाइड एलील जो कि नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, इसको कहा जाएगा कि इट इज इक्विवेलेंट टू डोमिनेंट एलील या फिर नॉर्मल एलील। मैं भी आगे पढ़ के और बताता हूँ, बात आपको और समझ में आएगी। फिर उन्होंने जो 3 बातें ली थी उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में आपने देखा कि द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। तो यही पूछ लेगा कि मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू नॉन मॉडिफाइड एलील कब, तो आप बोलेंगे व्हेन द मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम ऑब्लिक लेस एफिशिएंट एंजाइम, जो कि उन्होंने पहला पॉइंट बताया। तो जो पहला वाला केस था कि नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, उस केस में आप मॉडिफाइड एलील को इक्विवेलेंट मान लेंगे नॉन मॉडिफाइड एलील के, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप, क्योंकि वो सेम फेनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है। रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट, यानी कि वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब प्रोडक्ट बनना चाहिए, चाहे थोड़ा बने ज़्यादा बने, आप उसे इक्विवेलेंट ही कंसीडर करेंगे। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, और ये भी बता रहे हैं कि इस तरीके के इक्विवेलेंट एलील पेयर काफ़ी कॉमन होते हैं। ये इस लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे ने बात को चेंज किया, इफ द एलील प्रोड्यूसर नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या फिर नो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, तो ऐसे में फिनोटाइप अफेक्ट हो सकती है क्योंकि एंजाइम तो बना ही नहीं अब की बार, एंजाइम ही नहीं बना, या फिर एंजाइम है लेकिन वो किसी काम का नहीं, मुर्दा एंजाइम है, नॉन फंक्शनल एंजाइम। द फिनोटाइपिक फिनोटाइप या ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, यानी फिनोटाइप या ट्रेट जो है वो डिपेंड करेगी अनमॉडिफाइड एलील की फंक्शनिंग पर। द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील, मतलब अनमॉडिफाइड यानी वो नॉर्मल वाली एलील, विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, जो कि ओरिजिनल फिनोटाइप बना रही थी, इज द डोमिनेंट एलील, उसे आप बोल देंगे डोमिनेंट एलील, ठीक है ना, जो नॉर्मल वाली थी, पहले वाली थी। फिर उसका अंदर मॉडिफिकेशन हुआ था, मॉडिफाइड एलील से वो 3 बातें बोली गई थी,
मॉडिफाइड एलील से 3 बातें बोली गई थी कि वो बना रहा है नॉर्मली लेस एफिशिएंट एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम या नॉन एंजाइम, नो एंजाइम एट ऑल। तो वो जो पहला वाला था जिसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होता, अनमॉडिफाइड एलील, क्योंकि वो पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए वो तो कहलाएगा डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रेसेसिव एलील। मॉडिफाइड एलील जनरली रेसेसिव होता है, और रेसेसिव किस कंडीशन में बोला जा रहा है? रेसेसिव उस कंडीशन में बोला जा रहा है जिसमें कि नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम बन रहा था। Hence in the example above the recessive trait is seen due to the non-functional enzyme or because no enzyme is produced। समझ गया मेरी बात? तो वो सवाल नीट एग्जाम में कैसे बनाएगा? वो सवाल नीट एग्जाम में ऐसे बनाएगा, सपोज कोई एक एलील है, नॉर्मल एलील, अनमॉडिफाइड एलील, जो कि किसी ऐसा एंजाइम बना रहा है जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और सपोज उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है और 3 चीज़ें देखी जाती है कि जो मॉडिफाइड एलील है वो नॉर्मल ऑब्लिक लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, या नो एंजाइम ही नहीं बना रहा है। इनमें से वो कौन कौन से फीचर्स है जिन पर कि आप कह सकते हैं कि वो जो मॉडिफाइड एलील है वो रेसेसिव एलील है। और सेकंड थर्ड पॉइंट बोलेंगे कि जो नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है या नो एंजाइम एट ऑल, इन दोनों केसेस में इस मॉडिफाइड एलील को रेसेसिव एलील बोला जाएगा। और वो आपसे पूछता है कि डोमिनेंट एलील किसे बोला जाएगा, आप बोलेंगे अनमॉडिफाइड एलील को। वो आपसे पूछेगा मॉडिफाइड एलील को किस कंडीशन में नॉन मॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट माना जाता है। मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू नॉन मॉडिफाइड एलील कब बोला जाएगा? आप बोले पहले वाले केस में, व्हेन इट प्रोड्यूसेस द नॉर्मल ऑब्लिक लेस एफिशिएंट एंजाइम। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लगातार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे बता रहे हैं कि हमें बात समझ में आ रही है, और आप ऐसे ही जल्दी जल्दी हमारे सारे चैप्टर्स यूट्यूब पर फिनिश करा दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा खासा मेजर पोर्शन कंपटीशन में आने लगा है। तो मुझे ये लगा कि सिर्फ अलीगढ़ के ही बच्चे क्यों, हिंदुस्तान में और जो दूर दराज बच्चे हैं जो मुझे नहीं सुन पाते, नहीं देख पाते हैं, उनको भी ये बेसिक बातें एनसीईआरटी बेस पता चलनी चाहिए। कैसा लग रहा है आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।